हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परिवर्तन द एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम एसएससी एमटीएस का लगा हुआ है तो अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो होपफुली इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टिव हैं और जो कि प्रीवियस ईयर अभी पिछले साल पहले जो आए हुए थे क्वेश्चन वही सारे लिए गए हैं। तो आपका एग्जाम है उसके लिए ही ये तैयार किया गया है, तो आप इसे पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी जा रही है, हमारा इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि जब इसे 5, 6, 7 यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 5, 6, 7, 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, x के अंकों का योग बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, तो हम आपको इधर से बता रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 1000। इतनी बात ये हो गई 10,000, ये तो हमें पता होगी कि हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 5, 6, 7 और 21 से भाग करने पर शेषफल भी 4 बचता है। तो भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होगी, अगर इसमें से अब एक भी हम घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, आप इधर देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, 7 और 21 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 5 तो कटेगा ना, ये 3 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ये 21 ही रहेगा। अब एक बार 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर जब 5 से काटोगे तो 5 कट जाएगा, फिर 7 से काटोगे 7 कट जाएगा। तो 2 3 6, 6 5 30 और 30 7 210। तो हमने देखा हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पे 210। अब हम 210 से इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 210 से जब भाई इसे हम डिवाइड करेंगे तो करते हैं डिवाइड। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अब कोई नंबर इससे छोटा तो लेना नहीं है। अगर छोटा लिया तो फिर वो 4 अंकों का हो जाएगा। तो कुछ ऐड कर दें तो एक नंबर मिलेगा, वो 5 अंकों की एक ऐसी छोटी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो 4 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 840, माइनस करोगे तो 160 बचेगा। अगली संख्या हो गई ये, तो 8 बार करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1680। तुमने कम क्यों नहीं किया, कम अगर करते तो 4 अंकों के रह रहे तो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 80 बढ़ा एक्स्ट्रा। यहाँ पे 1600 था, यहाँ पे 1680 आया। तो हमारी जो संख्या जो 10,000 थी इसमें हम लोग 80 यही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसी 10,000 में जब 80 जोड़ोगे तो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 10,080। ये सभी संख्याएं कैसी, ये सभी 5, 6, 7, 21 से कट जाएगी। ये जो संख्या है ये 5, 6, 7, 21 से कट जाएगी। और शेषफल कितना बचना यहाँ पे दिया इन्होंने कि शेषफल 4 बचना चाहिए। तो हम इसी में 4 और जोड़ देंगे, क्योंकि शेषफल अगर बचाना है तो शेषफल हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमें फाइनली ये संख्या मिली वो। अब इसके अंक जोड़ो, 4 और 8 12, 12 में एक जुड़ेगा 13, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 13। हमने आंसर निकाल लिया। हमने क्या किया, जो नंबर्स दिए थे इनका एलसीएम निकाला, आया 210। 210 से इस संख्या को डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पे नियम तो ये होता है कि जो संख्या उससे कम रहना चाहिए, लेकिन हमने बढ़ा दिया फाइनल ताकि डिवाइड हो जाए। तो 80 एक्स्ट्रा आया और 80 हमने यहाँ पे जोड़ा तो 10,080 हुआ। उसमें 4 शेषफल बच रहा था वो भी जोड़ दिया, तो 10,084 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकती है क्योंकि इधर आसपास में काफ़ी जानवर वगैरह, कुत्ते वगैरह हैं, तो आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1992, 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 12 और 13 शेषफल देती है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1992 से हम 12 शेषफल घटा देंगे और 233 से हम 13 शेषफल घटा देंगे और जो संख्याएं बचेंगी उनका निकाल लेंगे एचसीएफ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या की बात की है। तो 1992 से अगर आप 12 घटाओगे तो संख्या बचेगी हमारी 1980 और 233 से अगर आप 13 घटाओगे तो संख्या बनेगी हमारी 220। अब 1980 और 220 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ क्या होगा, 220 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो एचसीएफ भी 220 हो गया और इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या भी 220 हो गई। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बेसिकली ये आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ये दो जो हमारा एमटीएस हुआ था अभी, एमटीएस 2021, उसी के सारे क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आप इनकी अगर अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर लोगे तो एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको अगर बेहतरीन क्वेश्चंस लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माना x वह सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग वे संख्याएँ होती हैं जो किसी का वर्ग हों। अब आप यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सभी संख्याएँ 8,
12, 30, 36 और 45 से विभाजित हैं। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे नंबर्स आ जाएं, जैसे कि 8, 12 कुछ भी दिया हो, तो इन्हीं नंबर से आप कोई भी संख्या देखो कौन सी नहीं कट रही वो पहले हटाते रहो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 12 से देखें तो 12 से हमारा ये 2500 नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर अगर आप देखो कोई भी नंबर से कहीं पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर आप देखो तो 36 से ना तो हमारा ये कटेगा और ना ये कटेगा, तो 2 नंबर ये भी हट गए। अब फाइनल कौन सा बचा, तो 3600 ही संख्या है। अगर आप चेक भी करोगे तो 8 से भी, 12 से भी, 30, 36 और 45 इन सभी से हमारी 3600 कट जाएगी और ये एक पूर्ण वर्ग हुई, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे क्या करना होगा, अगर हम शॉर्ट ट्रिक ना यूज करते तो हम क्या कर सकते थे कि 8, 12, 30, 36 और 45 का निकालते एलसीएम, और इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा 360। हम आपको बता रहे हैं एलसीएम आ जाएगा 360। तो 360 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 360 बाई पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो 360 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसको 3600 बना सकते हैं, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी और इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 140 है, उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन तो आप कई तरीके से लगा सकते हैं। वैसे हम देखो क्या करते हैं, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया, तो आप a + b मान लोगे 140, ये योग मान लोगे, और उनका एलसीएम इतना है और एचसीएफ 20 है। अगर दो संख्याएं दी हों और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। तो एलसीएम है 240 और एचसीएफ कितना है 20, इनकी अगर गुणा करोगे तो 24 दूनी 48 और ये आ जाएगा इस तरीके से, तो 48 आया। अब आप दिमाग लगाओ, दो संख्याओं को जोड़ने पे बनना है 140 और गुणा करने पर कितना बनना है 4800, तो कौन सी दो संख्याएं हो सकती है। अगर इन दोनों कंडीशन को देखें तो यहाँ से संख्याएं हमें 60 और 80 मिलेंगी। 60 और 80 को अगर आप जोड़ोगे भाई तो 140 हो जाएगा, दोनों की गुणा करोगे तो 4800 हो जाएगा। तो हमें संख्याएं क्या मिली 60 और 80। इन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 60, और ये आपके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी एमटीएस के आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 23, 49 है, तीनों संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो संख्याएं हैं 2, 3, 4 के अनुपात में और उनके वर्गों का योग कितना दिया गया, इस तरीके से हमें दिया है। तो संख्या हम यहाँ से क्या मान लेंगे, पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी हो गई 3x और अगली हो गई 4x। इनके वर्गों का योग है तो वर्ग हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा भाई 16x², और इनका योग कितना है 23, 49। ये जोड़ोगे तो 9 4 13 और ये हो जाएगा 29x², इसकी वैल्यू है हमें 23, 49। अब अगर आप 29 से इसे काटोगे तो ये हमारा आ जाएगा 81, और यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 9, x की वैल्यू हमें मिली है 9। इन्होंने क्या बोला है, संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत क्या होता है कि सभी संख्याएं उन्हीं संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इनको जोड़ो, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत में क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कैसे भाई निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर भी यहाँ पे इनको 4, 3, 7, 7, 2, 9x आया, 9x, और बटे में हम डिवाइड किससे 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं थी। तो 9 और x की वैल्यू भी 9 है, बटे में 3 करेंगे, 81, 81 बटे 3, 27 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है ना, क्या हमने किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इन संख्याओं को जोड़ा तो आया 9x, 9 की वैल्यू रखी 81 होगा, 81 को 3 से काटेंगे तो 27 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 3 साल पहले ABC की औसत आयु 29 वर्ष थी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे अभी समझने की कोशिश करते हैं, ये 3 लोग हैं अभी A, B और C। आज से 3 वर्ष पहले 3 years बैक इनकी औसत आयु तीनों की कितनी थी 29 साल। अगर आज से 3 साल पहले 29 थी तो आज कितनी हो जाएगी, अगर आज से 3 साल पहले 29 थी तो आज कितनी हो जाएगी 29, 3, 32, ऐसे ध्यान रखना भाई। 3 साल पहले 29 के तीनों मान सकते हैं हम, क्योंकि औसत बोला है। तो आज तीनों की औसत एज कितनी हो जाएगी 32, तो तीनों की कुल एज कितनी हो जाएगी भाई, तीनों की औसत 32 है, तो 32 गुणे 3 अगर हम यहाँ से करेंगे तो तीनों की कुल एज हो जाएगी 96। अब क्या इन्होंने बोला कि 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 23 थी, तो आज से 5 वर्ष पहले बी और सी की कितनी एज थी 23, तो 23 और गुणे 5, अगर 23 थी दोनों की तो 23 गुणे 2 करोगे तो कितनी हो जाएगी 46,
है ना। तो अगर आज से 5 साल पहले 23 थी, तो आज कितनी होगी इनकी, 28 होगी, हाँ या ना। अगर आज से 5 साल पहले 23 थे तो आज दोनों की कितनी होगी, 28, और 28 गुणे 2 करोगे तो आज इनकी होगी 56। आज तीनों की 96 और दोनों की 56 है, तो 96 से 56 घटाओगे बचेगा 40, और यही 40 किसकी एज होगी, ए की एज होगी, क्योंकि बी और सी की एज हमने घटा दी। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से समझते हैं कि पीछे नॉइज हो रहा है, उसको आप इग्नोर करें। ए बी सी की आज है 3 वर्ष पहले की थी 29, तो 29 में 3 जोड़ा तो आज हो गए 32, और 32 में 3 से गुणा की तो आज तीनों की और एज का योग कितना है, 96। फिर इन्होंने बोला बी और सी, ये जो बी और सी दो हैं, इनकी आज से 5 वर्ष पहले कितनी थी, 23, तो 23 में 5 जोड़ा तो कितनी हो गई, 28, आज ये 28 हो गए, 28 दूनी 56, यानी कि आज दोनों की एज का योग कितना, 56, और तीनों की एज है 96, तो 96 से 56 घटा दे तो आंसर 40 ही तो बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से लग जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 2 वर्ष में 11,616 और 3 वर्ष में 12,777.60 हो जाती है, तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो मूलधन बताना है। तो यहाँ पे बेसिक एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ब्याज है वो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे है। अब समझना, 2 वर्ष में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, इतने, और 3 वर्ष में कितने मिल रहे हैं, इतने, यानी कि 1 साल का ही तो ब्याज हमें बढ़ रहा है। तो 1 साल का हम ब्याज देख लेंगे कितने % है, यहीं से हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखो 3 साल में हमें ब्याज मिल रहा है, टोटल रुपया मिल रहा है 12,777.6, और 2 साल में कितना मिल रहा है, 11,616 दशमलव कुछ नहीं, तो घटाओगे तो 0,6 और ये 1, 6, 1 और ये हो जाएगा 1, इतना आया। यानी कि इतने रुपए हमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में, कितने रुपए पर, ये मिल रहा है 11,616 पर। तो 11,616 पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 11,616 जैसा लिखा, एक संख्या पहले दशमलव लगा, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ब्याज हमें कितना मिलेगा, 10%। यानी कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है भाई, यहाँ से रेट पता चल गया 10%। ठीक है, 10% ब्याज की दर है, तो यहाँ पे लिख लेना R बराबर 10%। अब एक बात बताओ, 2 साल में कितना रुपया हमें मिल रहा था, 11,616 मिल रहा था, यानी कि अगर हम लोग मान लें 10 रुपये था, अगले साल 11 हुआ होगा, 10% की दर से यही तो होता है, फिर अगले साल 10 है तो फिर 11 हो गया होगा, तो 2 साल में टोटल 100 और 11 के गुणा 121, यानी कि 100 रुपये कितने बन गए होंगे, 121। तो 121 की ही वैल्यू हमें ये दी है, और हमें कितने की वैल्यू भाई निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 121 की वैल्यू कितनी दी है, 11,616, 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 100 की वैल्यू निकालने कुछ नहीं करना है, 11,616 बटे में 121 गुणे 100, अगर आप ऐसे करोगे। अब आप डिवाइड करते हैं, चलो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करोगे इसे 11 आएगा, इसे डिवाइड करते हैं 11 कम 11, 2 संख्या लेंगे तो एक 0 बीच में लगाएंगे, 11 बचे 55, 6 बचेगा, 11 छंगा 66, फिर 11 से काटो तो 11 नेवा 99 बचेगा, 6 हो जाएगा 66, 11 छंगा 66, और 96 की 100 से गुणा तो 9600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही हमारा हो गया मूलधन, जो कि इसमें ऑप्शन बी दिया गया है। देखो हमने क्या किया, फिर से एक बार समझते हैं। ये था 3 साल में टोटल अमाउंट, ठीक है, ये था 2 साल में टोटल अमाउंट। तो 2 साल से 3 साल में इतना बढ़ रहा है, तो हमने देखा कितना भाई बढ़ रहा है, इतने रुपए बढ़ रहा है ना, ये इतने रुपए 1 साल में बढ़ रहा है ब्याज, और 2 साल पहले था कितना धन, इतना था, तो हमने देखा इतने पे इतना बढ़ रहा है, तो ब्याज यहाँ से हमें सीधे सीधे 10% पता चला, तो आर हो गया 10। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ेगा, तो 10 से 11 हुआ पहले साल, 10 से 11 हुआ दूसरे साल, तो टोटल 100 से कितना हो जाएगा, 121। 121 की वैल्यू हमें 11,616 दी थी, 100 की वैल्यू हमने निकाली, 96 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, आपको तरीका भी समझ आ रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक से ही हम करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो देखो भाई इसमें क्या करना है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कभी भी जितने जितने गुना दी हो, तो जैसे यहाँ पे 3 गुना दी है, और 3 गुने से कितनी करनी है, 9 गुना, तो 3 गुना को 9 गुना हम कैसे बना सकते हैं, अगर 3 गुना का हम स्क्वायर कर दें तो 9 गुना हो जाएगा क्या, इतनी बात आप बताओ। जितने गुना दिया था उससे में 9 गुना बनाना है, तो 3 का स्क्वायर ही तो 9 गुना होगा। स्क्वायर में कितना होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो इस 4 में बस 2 से गुणा करनी होती, 4 दूनी 8। आप ऐसे भी समझो, आज 1 रुपया था, 4 साल बाद कितना हो गया भाई, 3 हो गया, 3 गुना हो गया, तो फिर अगले 4 साल में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा क्या, तो 1 रुपये कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, और साल कितने लगे, 4 और 4 8 साल, यानी कि हमें टोटल 8 ईयर्स लगेंगे, जो कि ऑप्शन हमारा ये था।
अगर ऐसे समझो तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है। इस एक बिक्री के दौरान इस पर X% और 15% की लगातार 2 छूट दी जाती हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2448 है तो X का मान बताना है। अब देखो हमने क्या किया, 3600 रुपये तो हमारी वस्तु का अंकित मूल्य हो गया, और बाद में हमने उसको कितने पर बेचा है, इतने पर बेचा है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखने कितने रेट पे बिकी है। तो 2448 में हमने बेच दिया कितनी वस्तु को, 3600 रेट वाली वस्तु को। गुणे 100 करोगे तो ये 0 0 कट जाएंगे, और 36 अगर काटोगे तो चलो पहले 4 से काट लो, 4 नेम 36, ये कटा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 9 से इसे काटते हैं, 9 8 9 7 63 ज़्यादा होगा, 9 7 54, और बचेगा कितना, 7 हो जाएगा 72, 9 72, तो इतना आया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से देखा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 4 4 दूनी 8, 9 6 54, बचेगा कितना, 9 8 72, सॉरी 68 आया, हाँ ध्यान रखना। तो 68 आ गया, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 68 में बेच दी। 100 की हमारी चीज़ कितने में बिकी, 68 में बिकी। तो हमने यानी कि कितने की छूट दी, यहाँ से देखो 32 की छूट दी है, यानी कि 32% की हमने छूट दी है। अब 32% आप कैसे बना सकते हो, 15% की तो एक आपको छूट मिली ही है और एक और छूट मिलानी है, और टोटल 32 बनाना है। तो अगर आप यहाँ से ऑप्शन 20 ले लो तो आप देखोगे 15% की छूट प्लस 20% की छूट माइनस 20 गुणे 15 बटे अगर आप 100 करोगे तो 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 3 आएगा, ये जोड़ने पर 35 सॉरी, और 35 से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 32। तो यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, तो ऑप्शन हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा सॉरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। यदि माल का क्रय मूल्य 318 है तो माल का अंकित मूल्य बताना है। कुछ नहीं, बेसिक जो सीपी है, सीपी पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 26% का, यानी कि सीपी जो था वो 100 की चीज़ होगी, कितने बिकी होगी, 126 में। और एमपी पे हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 16% का, यानी कि जितना रेट होगा उस पर 16 का डिस्काउंट दोगे तो 84 में ही तो बेचोगे। अब जरा इनको काटते हैं, 14 छंग 84, 6 बार कटेगा, और 14 से काटोगे तो 9 आएगा, और अगर काटो थोड़ा तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3 से और कटेगा, 3 दूनी और 3 तियाँ, तो CP गुणे 3 बराबर MP गुणे 2। तो यहाँ से CP की वैल्यू 2 हो जाएगी और MP की वैल्यू 3, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 2 और MP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इन्होंने क्या बोला, यदि क्रय मूल्य 318 हो तो अंकित मूल्य बताओ। CP है 2, 2 की वैल्यू है 318, 3 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू अगर 318 है तो 3 की वैल्यू 477 हो जाएगी। आप सॉल्व कर लेना और हमारा करेक्ट ऑप्शन 477 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 882 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे 991.76 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, 882 में जब वो बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 मान लो तो 100 की चीज़ वो कितने बेच रहा होगा, 90% पर, और 90% की ही वैल्यू कितनी है, 882 है। तो यहाँ से ज़रा अगर हम क्रय मूल्य निकालें 100% की वैल्यू तो ज़रा डिवाइड करते हैं, तो 9 से अगर इसे भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 से इसे भाग करो, 9 नेमा 81, बचेगा 7 हो जाएगा 72, 9 72, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 980, यानी कि उसका जो रियल प्राइस होगा वो होगा 980, और 980 को हमने कितने में बेच दिया है, 991.76 में। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 11.76। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 11.76 का प्रॉफिट हो रहा है 980 पर, गुणे 100 कर देंगे, ये दोनों जीरो हट जाएंगे तो ये दशमलव भी यहाँ से हट जाएगा। अब 980 से अगर हम लोग 1176 को भाग करेंगे तो 1.2% आएगा, यानी कि 1.2% का हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अलमारी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि इसकी लागत 5% कम होती और इसे 1470 में कम में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 10% होता। अलमारी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, एक अलमारी 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो अलमारी का हम क्रय मूल्य मानेंगे 100
100% की रेट की जो ये CP हम लोग ऐसे मान लेंगे 100 की चीज़ कितने पे भाई भेज दी गई, 100 की चीज़ भेज दी गई है 115% पे। ठीक है, इन्होंने बोला अगर इसकी लागत 5% कम होती तो 100 की चीज़ कितने में यानी कि होती 95% पर होती, और हम इसे कितने बेचते, ये इसकी SP की बात है, और इसे हम 1470 कम में बेचते, तो इसका निकालो जो 115% है इससे कम कितने में बेचते, 1470 कम में बेचते, ये SP हो गया। तो हमें कितने % का लाभ होता, 10% का लाभ होता, यानी कि 95% जो है इसका 10% आप अगर निकालोगे इस पे लाभ, तो 95 का 10% हो गया 9.5, इसमें जोड़ दोगे तो 104.5% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 115% माइनस 1470। अब 115 और में से 104.5 अगर आप घटाओगे तो बचेगा 10.5%। अब वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1470। यहाँ से दशमलव हटाया, इधर 0 बढ़ाया, इसे सॉल्व करोगे तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1400, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 1% की वैल्यू आ जाएगी 140, तो 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 14,000। यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये CP हो गया, क्योंकि CP हमने कितना माना था, यहाँ पे CP माना था 100, और 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 14,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत 20% कम कर देने पर राम 800 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद लेता है। प्रति किलो गेहूं की वास्तविक मूल्य हमें बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, गेहूं जितने में भी होगा उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया है, और उसके बाद वो 800 रुपये में कितने किलो एक्स्ट्रा खरीद लेता, 5 किलो, यानी कि 800 रुपये था, उस पर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो निकालो भाई कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपये की हमें क्या मिली है, छूट। और 160 रुपये हम कितना गेहूँ खरीद रहे हैं, 5 किलो, 5 kg, तो यहाँ से 1 kg का रेट कितना आ जाएगा, 32 रुपये, यानी कि 1 kg हम अभी कितने में ले रहे हैं, 32 में कम मिल रहा है, जब 20% छूट है, यानी कि पहले महंगा होगा, तो ये 32 जो है जो पहले वाले रेट का 80% होगा। अगर 80% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि पहले रेट कितना होगा, 40 रुपये पर kg होगा। ठीक है, अभी मिल रहा हमें 32 में, कब, जब 20% छूट है, यानी कि 80% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू 40 रुपये हो जाएगी, और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा C हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी 75% कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 टोटल मान लो, 100 में 75 कैसे लोग हैं कुशल, तो बच्चे कितने 25, ये कैसे हो गए अकुशल, तो यहाँ पे कुशल लिख देंगे और यहाँ पे अकुशल लिख देंगे, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। अब इनमें क्या किया, जो 75 हैं ये, उन 75 में 84% कैसे हैं श्रमिक, और 28% अकुशल, ये कैसे हैं, स्थायी हैं, यानी कि जो कुशल हैं उसमें 84% स्थायी हैं, और जो अकुशल हैं उसमें 28% स्थायी हैं। तो अगर अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है तो कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो एक बताओ, टोटल है हमारे यहाँ पे 75, और 75 में कितने स्थायी हैं, 84%, तो 75 का 84% निकाल लो, 84% कैसे निकालोगे, देखो इधर हम आपको बता दें, 75 गुणे 84/100, अगर आप 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 25, 25 से काटा इसे 3 आया, तो 21 यहाँ 63, तो 84% कितना आएगा, 63। 25 का कितना निकालना है, 28%, तो 25 गुणे 28/100 अगर आप करोगे तो 25 चक्कू 100, और 4 से काटा तो 7 आया, ये 7 आ गया। तो आपने देखा इधर कितने लोग स्थायी हैं, 63, इधर कितने लोग स्थायी हैं, टोटल हो गए 7, तो 63 और 7 कितने हो गए, 70 लोग कैसे हैं भाई, स्थायी हैं, तो ये हो गए हमारे स्थायी। तो कितने लोग अस्थायी हो गए, अगर 100 में 70 स्थायी हैं तो आपने देखा होगा कि 30 लोग कैसे होंगे, अस्थायी, और अस्थायी की संख्या इन्होंने कितनी दी, 180, तो 30 की वैल्यू अगर 180 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 30 छक्का 180, तो 100 छक्का 600 लोग हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, 100 माने टोटल लोग, 100 का 75% ये हो गया, 25% ये हो गया, 75 का 84% निकाला, 63 आया, 25 का 28% निकाला तो हमारा 7 आया, 63 और 7 जोड़ा तो 70%, और 70 लोग कैसे हैं, स्थायी, तो बचे हुए 30 लोग कैसे होंगे, अस्थायी, और 30 की वैल्यू 180 है तो 100 की वैल्यू 600 हो जाएगी, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन जरूर समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है,
कि एक यदि विश्व, यहाँ पे विश्व कोई इंसान है, 26 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है तो उसे 1300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दिया है ये 26 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कैसे दी है मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है 5/18 कर देते हैं, तो 26 गुणे 5/18 ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमें कितनी दूर जाना है, 1300 मीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा, समय पहले तो हमारा सेकंड में निकलेगा, बाद में हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1300 मीटर जाना है कितनी स्पीड से, 26 गुणे 5/18। अब आपको पता होगा कि 18 ऊपर चला जाता है, तो हम सीधे सीधे 18 कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे 18 भेज देंगे और यहाँ से 18 हटा देंगे। इतनी बात आप समझना। अब देखो हमने क्या किया, 26 पंचे 130 और एक ये जीरो बढ़ गया, 5 से काटा 50 को तो 10 आया, और 10 की 18 से गुणा तो 180 सेकेंड लगेगा। इसे मिनट में बदलना है तो 180 को 60 से भाग कर दो, 60 3 180, तो 3 मिनट टोटल लगेगा भाई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धीरज एक निश्चित दूरी 5 घंटे और 22 मिनट में 5 मिनट में, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि धीरज एक निश्चित दूरी 5 घंटे 22 मिनट में तय करता है, ये बात यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्लैश लगा देना, खत्म करता है। टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस जितनी भी है उसको वो 5 घंटे और 22 मिनट में ख़त्म करता है। उसमें से 3/4 डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और शेष जो बचेगी वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें क्या करना है, हम कुल दूरी कुछ मान लेंगे। तो हमने क्या किया, कुल दूरी भाई हमने कितनी मान ली, कुल दूरी हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 में क्या हुआ, 3/4, तो 1 का 3/4 कितना हुआ, 3/4। कितने की स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो इसको बटे 5 आप करोगे, प्लस 3/4 हो गई, तो बची कितनी, 1/4 दूरी। 1/4 दूरी कितनी स्पीड से जाता है, 6 की स्पीड से जाता है। तो टोटल घंटे में समय लगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो दूरी थी इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया टोटल घंटे। टोटल घंटे इन्होंने कितने दिए हैं, 5 घंटे 22 मिनट। तो भाई मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लो, 5 घंटे तो पूरे हैं ही, और 22 मिनट को घंटे में बदलना है, तो 22/60 हम लोग कर लेंगे, घंटा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3/20 और ये 1/24, तो 20 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 120। 20 छक्का 120, तो तिछाक 18 आया यहाँ पे, और 24 पंचे 120, तो यहाँ 5 आया, और इधर कितना हो गया, 60 पंचे 300, तो प्लस 22, तो 322/60 आया। अब इधर हम लोग जोड़ेंगे तो 23/22 इधर लिख लेंगे, 23/120 किसके बराबर है, 322 कितना है, 60। 60 में अगर हम लोग 2 से गुणा करें तो ऊपर भी 2 से गुणा करें, ऐसा क्यों किया, 60 दूनी 120 और 120 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, 23 की वैल्यू इतनी दी और हमें निकालने कितने की वैल्यू है, 1 की, क्योंकि 1 की वैल्यू पूछिए ना, तो 23 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 23 यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23 बचेगा कितना, 9 हो जाएगा 92, और 23 चक्कू 92 और 14 दूनी 28, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 28, और 28 ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कितना है, ये ऑप्शन ये दिया। देखो ना बोला 3/4 जाता 5 की स्पीड से, तो 3/4 गुणे 5, 1/4 बचेगा कितना, 1/4 6 की स्पीड से। टोटल घंटे 5 घंटे 22 मिनट, मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, तो 1 की वैल्यू 28 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन और आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। पूरे 25 क्वेश्चन हैं जो कि एमटीएस में इसी टाइप से पिछले साल आए थे, और वही हम आपको करवा रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन देखोगे, हमारे सॉल्व करने का तरीका देखोगे, तो होपफुली आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 14 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 21 आदमी काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, तो बहुत सिंपल है भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना, 14 गुणे 18/21 MDH वाला फार्मूला लगाना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तिछाक 18 और 6 दूनी 12, तो ये हमारा 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने आप भी कैलकुलेशन आप कर लोगे। एक आदमी 60 दिनों में एक काम कर सकता है, वह इस पर 15 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए बी इस एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए है, एक काम को 60 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन किया, 15 दिन। तो अगर 60 दिन में कर सकता है और 15 दिन उसने काम किया है, तो उसने 15 काम किया है 60 में। अगर इसका परसेंट आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
25% उसने काम ख़त्म कर दिया। तो अगर 25% काम ख़त्म हो गया है तो शेष काम भाई कितना बचा होगा, शेष बचा होगा 75%। और 75% को बी कितने दिन में ख़त्म करता है भाई, 30 दिन में। 75% अगर 30 दिन में करता है तो 100% ये कितने दिन में करेगा, ये करेगा 40 दिन में। 75% की वैल्यू अगर 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। यानी कि बी कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 40 दिन में। ए कितने दिन में भाई ख़त्म करता है, 60 दिन में। तो दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, चलो ये पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में ख़त्म करता है, 60 दिन में। बी ख़त्म करता है 40 दिन में। और बटे में दोनों को जोड़ दो, बस यही एक फार्मूला होता है। इस पर सिंपल फार्मूला होता है कि x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, और एक्स वाई क्या है, कितने कितने दिनों में दोनों ख़त्म करते हैं। ऊपर आएगा 2, ये इतना आ जाएगा, और बटे में 100, ये 0 0 कट गया तो 24 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। कुछ नहीं, उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। देखो कि 15 काम कर लेता है और टोटल कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो 60 में अगर 15 किया तो परसेंट में सॉल्व किया तो 25% इसने काम खत्म कर दिया ए ने। 25 खत्म हो गया, बचा 75%। 75% को बी 30 दिन में ख़त्म करता है। तो अगर 75% ना कह के हम बोलें 100% कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। तो ए टोटल काम को 60 दिनों में करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में करता है, उतने काम को। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 60 गुणे 40 बटे में 60 प्लस 40, 24 दिन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 कंटेनर में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। अगर आपने पिछला हमारा प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो यहाँ पे क्या है, पहले 2 कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण दिया गया। इसमें दूध अगर 3 है तो पानी 2 है। तो टोटल अगर मिल्क आप निकालो, सभी में मिल्क ही निकालो। तो यहाँ पे मिल्क है 3 और टोटल कितना है 5, तो मिल्क है 3/5। दूसरे में कितना है 6 है मिल्क, टोटल है 11, तो दूसरे मिल्क है 6/11। यहाँ पे हम लोग एलिगेशन का यूज कर लेंगे। बाद में जो मिल रहा है उसमें देखो कितना, इन्होंने बोला कि 4/3 हो जाइए, तो मिल्क है 4 और टोटल है 7, तो यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटाओ और यहाँ पे लिखो वो वैल्यू, और इन दोनों को घटाओ यहाँ पे लिखो। तो 7 21 और 4 पंचे 20। देखो कैसे घटाओगे इसको, अगर इधर लिखें कि 3/5 माइनस 4/7, तो हमने क्या किया, 7 21 और 4 पंचे 20, तो 21 माइनस 20 बटे में 35, तो 1/35 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/35। इधर अगर से घटाओगे तो 11 चौको 44 और 7 छंग 42, तो बचेगा 2 और बटे में कितना, 11 7 77। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 2/77 बचेगा। अब 35 दूनी 70 और 77 एकम 77, तो इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 70:77 आएगा, और बाद में 7 से काट दो तो 10:11 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा 10:11। इधर देख लो, अगर यहाँ पे हम बताते हैं थोड़ा कि 70:77 हुआ और 7 से काटोगे तो 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 10:11 यानी कि 10:11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विलयन ए बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है और बी में कितना है, 4:5 है। इन दोनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात बताना है। पिछले में क्या था, ये हमें नहीं बताया था किस अनुपात में मिलाया जाता है, वो अनुपात हमें बताना था, तो अनुपात हमने बताया और बाद का दिया था। यहाँ पे पहले बता दे इस अनुपात में मिलाया जाता है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने पिछला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन हमने करवाया भी था। ए में कितना है 2 और 7, बी में कितना 4 और 5। तो यहाँ पे देखो 2 और 7 9 होता है, 4 और 5 भी 9। तो कभी भी ऐसा अगर आंकड़ा दिख जाए तो आप समझ जाना क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब इसको यहाँ पे देखो 4 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसमें 4 से गुणा करो, इसमें 3 से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 की 7 से गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा। फिर 3 की ऐसे 4 से गुणा करोगे तो 12 और 3 की 5 से गुणा तो 15। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 8 और 12 जोड़ोगे तो 20 और 28 और 15 जोड़ोगे तो 43। तो 20 और 43 के अनुपात में हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना है, 5 और 7 है। उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना होता है, हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। आज से कितना है भाई, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले वो 2 और 3 के अनुपात में थे,
और आज से 3 और उनकी वर्तमान आयु कितनी है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद है 5 और 7। ये 7 वर्ष पहले की है, आज से 7 वर्ष पहले का ये अनुपात है, लिख लो 7 ईयर बैक। ये माइनस है, -7 वर्ष, यानी कि आज से 7 वर्ष पहले, और ये 3 वर्ष बाद की बात है। तो टोटल अगर देखोगे तो 7 3 10, ये इन दोनों में 10-10 साल का अंतर है। अंतर बराबर है तो हम कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर भी 10 आना चाहिए और यहाँ पर भी 10, तो 10 तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम कैसे करेंगे। इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, तो आप क्या करो इस वाले में 2 से गुणा करो, जो नीचे अंतर होता है वो ऊपर गुणा, और इन दोनों में अंतर 1 का वो नीचे गुणा, तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 तियाँ 6 हो गया, और नीचे 5:7 हो गया। अब देखो यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर, जबकि हम यहाँ देख रहे थे इन दोनों में 10 साल का अंतर था। तो आप देखोगे कि ये 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 10 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 के बराबर, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी कि आज से 7 वर्ष पहले ये 40 साल का था, ये 60 साल का। तो आज से 7 वर्ष पहले अगर 40-60 के थे तो आज कितने के होंगे, ये 47 का होगा और ये 60 वाला कितने का होगा 67 का। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 114 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमसे आज के इनके योग पूछा है कि दोनों का योग कितना होगा, तो योग 114 साल हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। तो एक्स और वाई क्रमशः 5,000 और 17,500 बचाते हैं। एक्स की आय पूछी है, तो देखो क्या करना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही तो होता है भाई, ऐसे तो होता है। तो इनकम कितनी है 2 और 3, ये किसकी बात है, ये ए की बात है और ये बी की बात है। और इनके एक्सपेंडिचर कितने का अनुपात है 4 और 5, और उनकी सेविंग्स कितनी है भाई 5,000 और ये कितनी है 17,500। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर देखना है। तो 5 दूनी 10 और 4 तियाँ 12, तो देखो इन दोनों का पहले अंतर हम निकालेंगे, 4 तियाँ 12 और 5 दूनी 10। 12 और 10 का जो अंतर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 17,500 की 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 68 70,000, और -5,000 की गुणा 5 से करोगे तो 25,000। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 2, और इधर घटाओगे तो 45,000। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 45,000। इन्होंने पूछा था ए की इन एक्स की आय में रुपए में बतानी है, एक्स की आय, सॉरी यहाँ पे लिख लो, ए को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। तो ए की इनकम, एक्स की इनकम थी 2 और 2 की वैल्यू कितनी है 45,000, तो 45,000 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 2 और 3 के अनुपात में कमा रहे थे, 4 और 5 के अनुपात में खर्च कर रहे थे, और 5,000 और 17,500 बचा रहे थे। तो 2 पंचे ये 10 हुआ और 4 तियाँ 12, तो इनमें अंतर कितने का आया 2 का। ऐसे 17,500 की 4 से गुणा की तो 70,000, और 5,000 की 5 से गुणा की तो 25,000, इन दोनों में अंतर है 45,000। तो 2 की वैल्यू कितनी है 45,000 के बराबर, और इन्होंने 2 की ही वैल्यू पूछी, तो 2 की वैल्यू 45,000 ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप कितना है भाई 34 मीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग के भुजा के समान है, तो वर्ग का परिमाप बताना। तो देखो क्या करना भाई, कमरे का क्षेत्रफल है 60 और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वो कितना है 60, और योग कितना है परिमाप है 64। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमें दिया गया है 34 के बराबर। तो 2 से काटा तो 17 आ जाएगा, तो यहाँ से L + B कितना आ जाएगा 17। अब अगर आपको ट्रिपलेट आता हो तो यहाँ से जरा देखना, 2 संख्याओं का योग बेटा 17 है, उन दोनों की गुणा कितनी है 60। तो आप देखोगे कि 12,5 जोड़ोगे तो 17, गुणा करने पे 60, तो हमें पता चल गया हमारी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी वो 12 और 7 होगी। तो हम एक आयत यहाँ पे बनाते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस 12 होगी, ये होगी 5, और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण ही क्या है अगले वाले वर्ग की भुजा है। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट से आपको पता हो गया 13 होता है। एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, तो आपको पता हो जाएगा ये वाली भुजा 13 है। तो यानी कि सभी भुजाएं कितनी होंगी ऐसे 13-13, सभी 13-13 के ही तो होंगी बराबर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। इन्होंने पूछा क्या परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा है 13, 13 चक्कू 52 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। या ऐसे देख लो 13 13 13 13 4 बार जोड़ोगे तो 52 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन आपको पता ही होता क्या होता है, भुजा
की घात 3, ये घन का आयतन होता है, ये है 216 और 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब से क्यूब अगर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से भुजा कितने के बराबर हो गई 6, तो भुजा हमारी आ गई है 6। इन्होंने पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो है कहाँ गया भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी 6 और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर 36 और 36 छक्का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। जितना इसका हमारा आयतन था उतना ही क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, वो सेंटीमीटर क्यूब में वहाँ पे दिया है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए फॉर्मूले तो आपको मेंसुरेशन के याद रखने ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 63,000, बहुत आसान क्वेश्चन है, 63,800 को ए और बी में 4 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताओ। बी को कितना मिल रहा, 7 मिल रहा, टोटल कितना 11, तो बी को 7 मिल रहा, टोटल कितना 7 और 4 11, गुणे कितना 63,800 डिवाइड करोगे भाई 11 से, 11 पचे 55, बचा 8 हो गया 88, 11 अठे 88 और ये डबल जीरो, 7 की गुणा करोगे तो 0 0 ऐसे रहा, 7 अठे 56 और 7 पचे 35 5 40, तो 40,600 हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर ही लोगे, एमटीएस का एग्जाम अगर कोई देने जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें तो उसे आनी ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन को कैसे वहाँ पे सॉल्व करोगे। तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस थे और ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये भाई सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, PYQ थे, और ये सब 2021 में आए हुए क्वेश्चंस थे। अगर आप इनकी सही से तैयारी करते हो तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, साथ में पढ़ाने का तरीका भी सही लगा, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम पे पहुँचाएं और अपनी सफलता में इसको शामिल करें। आप लोग सफल हो जाएं, बस यही हमारे इंस्टीट्यूट की हम सबकी आपके सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।